स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद नर्सिंग क्लासेज में। आज हम लोग रिसर्च के सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले यूनिट में हम लोगों ने देख लिया था कि रिसर्च क्या होता है, उसके स्टेप्स में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। अभी हम लोग को देखना है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, या हम लोग किस तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और कौन कौन से ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनके द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या है हमारा यूनिट नंबर सेकेंड है, इंपॉर्टेंट यूनिट है ये भी। जो यूनिट 2 में क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब जो रिसर्च प्रॉब्लम है और जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों हमको इतना जरूरी होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, इसका हम लोग को क्या करना है, डिस्कशन करना है इस यूनिट में। ठीक, क्या है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है, the first and most important step in any research is to identify and delimitate the research problem, that is what the researcher wants to solve and what questions one wishes to answer। सिंपल सा कहने का मतलब है, अगर हमको ये चीज नहीं पता होगी कि हम क्या चीज प्राप्त करना चाहते हैं, या हम किस चीज पर फोकस करना चाहते हैं, हम किस चीज पर रिसर्च करना चाहते हैं, मतलब अगर हमको अपनी प्रॉब्लम नहीं पता है या हमको अपना एरिया ऑफ कंसर्न नहीं पता है, तो हम अपने रिसर्च को क्या नहीं कर सकते, अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकते। तो इसमें क्या है, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है क्या करना, रिसर्च प्रॉब्लम को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। तो उसमें क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द रिसर्च प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट द रिसर्चर वांट्स टू सॉल्व, मतलब रिसर्चर क्या सॉल्व करना चाहता है या वो, एंड व्हाट क्वेश्चंस वन विशेस टू आंसर, और वो किस क्वेश्चंस के आंसर वो देना चाहता है या उसकी कौन सी इच्छा है। तो पहले क्या करना होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक, और क्या है, ए रिसर्चर प्रॉब्लम इज ए स्टेटमेंट अबाउट एन एरिया ऑफ कंसर्न, ए कंडीशन टू बी इम्प्रूव्ड, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो होता है जो एरिया ऑफ कंसर्न होता है, मतलब जो रिसर्चर जिस चीज पे क्या करना चाह रहा है, फोकस करना चाह रहा है, या उस प्रॉब्लम को और इंप्रूव करना चाहता है, कि मतलब हम उसके लिए क्या कर सके, कोई बेनिफिट या कोई बेनिफिशियल तरीका हम क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। तो ये क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, जो रिसर्चर क्या करना चाहता है, उसको इंप्रूव करना चाहता है, ठीक करना चाहता है, और एरिया ऑफ कंसर्न को क्या करना चाहता है, इंप्रूव करना चाहता है। दिस इज ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, या प्रॉब्लम क्वेश्चंस। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, डेफिनेशन क्या होगा हमारा, डेफिनेशन में है, ए रिसर्च प्रॉब्लम इज एन इशू और कंसर्न विद इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी दैट सर्व्स एज द फोकस फॉर रिसर्च इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या कहना है कि एक एरिया ऑफ कंसर्न या जो हमारा इशू है जिसको हम लेना चाह रहे हैं, या जो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कर रही है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी दैट सर्व एज द फोकस फॉर रिसर्च, मतलब जिसपे हम क्या करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, वो क्या करना है, हमको उस पर फोकस करना है। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिसर्च प्रॉब्लम। सिंपल सा एकदम से है कि रिसर्च प्रॉब्लम वो चीज होती है जिस पर रिसर्चर क्या करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, या एरिया ऑफ कंसर्न, मतलब जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसके लिए जो रिसर्च करना चाह रहा है, वही होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, एरिया ऑफ कंसर्न कुछ भी हो सकता है, जो मीटिंग्स हो सकते हैं, जैसे हमने कोविड-19 में देखा, हमारे पास कैंसर के बहुत सारे पेशेंट हैं, हम उस पर चाहते हैं कि थोड़ा अपना क्या किया जा सके, अपना विचार रखा जा सके, या हम उसको थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए कोई रिसर्च करें। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो हमारा, हम क्या चाहते हैं, उसका जवाब खोजना चाहते हैं, हम उसके लिए क्या करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत अपनी सहभागिता देना चाहते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एरिया। अब हमको क्या करना है, रिसर्च प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एरिया को हम क्या करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं। तो क्या है हमारा, identifying a problem to study can be challenging not because there is a lack of issues that could be investigated, but because formulating a socially relevant and researchable problem statement। सिंपल सा कहने का मतलब है कि क्या है, लैक ऑफ इशू नहीं है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होने चाहिए जो हमारे किसको, सोशली रेलिवेंट हो, मतलब जो हमारे सोसाइटी को क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, हम उस पर क्या कर सके, रिसर्च कर सके। ठीक है, क्या है, और दैट इज यूनिक एंड डज नॉट सिंपली डुप्लीकेट द वर्क ऑफ अदर इज डिफिकल्ट। और क्या है, और वो ऐसा रिसर्च हो जो किसी के काम को क्या ना करे, डुप्लीकेट ना करे। ऐसा नहीं है कि हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम लिए है तो हम दूसरे का रिसर्च प्रॉब्लम उठा करके, या उसने जो मेथड्स यूज किया है या उसने जो सोर्स यूज किया, हमने उसी को क्या कर दिया, वापस से ला करके रख दिया, तो फिर क्या मतलब है उस रिसर्च करने का। ठीक है,
ये हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन रिसर्च प्रॉब्लम एरिया। पहले तो हमको क्या करना है, रिसर्च प्रॉब्लम एरिया को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, हमको सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को देख करके, या हमारे एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे नर्सिंग प्रैक्टिस के प्रॉब्लम्स को देख करके, या क्लिनिकल प्रैक्टिस को देख करके हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम एरिया को चूज कर सकते हैं। और वो कैसा होना चाहिए, रिसर्चेबल होना चाहिए। ऐसा टॉपिक लेना है जिसको हम क्या कर सके, रिसर्च कर सके। एज ए नर्सिंग स्टूडेंट हम लोग को ऐसा टॉपिक कंसर्न में रखना है कि उसका क्या किया जा सके, अच्छे तरीके से रिसर्च किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, द मेजर सोर्स। कौन कौन से ऐसे सोर्स हो सकते हैं जिनके द्वारा हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है हमारा प्रॉब्लम एक्सपीरियंस। और क्या कर सकता है इंसान, प्रॉब्लम एक्सपीरियंस मतलब किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वो क्या कर रहा है, खुद ही एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, ऑफन प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड रिच सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स इन नर्सिंग प्रैक्टिस, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब इंसान किसी चीज से कोई भी परेशानी होती है तब वो चाहता है कि इसको क्या किया जा सके, उसको ठीक किया जा सके। तो इंसान क्या करता है, उस पर रिसर्च करना चाहता है। तो जब वो प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो क्लिनिकल सेटिंग्स में हो, चाहे वो किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो हमारा एजुकेशन हो, जब इंसान क्या करता है, अपने आप को थोड़ा सा डल महसूस करता है या उसको जब जरूरत होती है किसी चीज की, तब वो चाहता है कि किसी चीज को क्या किया जा सके, रिसर्च किया जा सके। जैसे हमारे यूट्यूब का नॉलेज हो गया, उसको बढ़ाया गया। पहले हम फिजिकल तरीके से अपना क्या करते थे, एजुकेशन गेन करते थे, अभी हम लोग यूट्यूब से भी पढ़ लेते हैं। तो किसी ने तो सोचा होगा इस चीज को कि किससे ऐसे यूट्यूब पे पढ़ाया जाना चाहिए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाना चाहिए, तो वो भी तो एक बार रिसर्च हुआ था। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम वो उसने फेस किया होगा है, हो सकता है उसको बहुत दूर जाना पड़ रहा हो पढ़ने के लिए, हो सकता है उसके पास लाइटिंग की व्यवस्था ना हो, सकता है उसके पास इंटरनेट की व्यवस्था ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है, प्रॉब्लम एक्सपीरियंस का मतलब होता है वो खुद से प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये वैल्यूएबल हमारे पास इंसाइट देता है। और हमारे इंसाइट मतलब ये होता है कि हमको अपनी चीजें क्या होती हैं, पता होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नर्सिंग प्रैक्टिस मस्ट बी बेस्ड ऑन नॉलेज जनरेटेड थ्रू रिसर्च। ठीक है, देयरफॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर रिसर्च प्रॉब्लम्स। अब हम कहीं पे क्लिनिकल सेटअप्स में काम कर रहे हैं तो हमको ये लग रहा है कि ये प्रोसीजर बहुत काम की चीज नहीं है और इसको क्या किया जाना चाहिए, इंप्रूव किया जाना चाहिए। तो हम क्लिनिकल सेटअप्स में क्या देख रहे हैं उसको, कि कुछ चीजें क्या होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए। तो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स को ले सकते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम सीधा सीधा एरिया ऑफ कंसर्न, मतलब हम कहां पे उस प्रॉब्लम्स को क्या करना चाह रहे हैं, आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, और हम किस एरिया को क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं और उसको ठीक करना चाह रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो क्या है, नर्सिंग प्रैक्टिस हो सकता है, प्रॉब्लम एक्सपीरियंस हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम एक्सपीरियंस किया है बंदा, उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, उस चीज को और भी इनहेंस करना चाह रहा है कि वो चीजें क्या हो जाए, ठीक हो जाए। जैसे हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में देखा, किसी को ये महसूस हुआ होगा कि इतना दूर जाने से अच्छा है हम अपने घर पे बैठ के क्या कर सके, नॉलेज गेन कर सके। ठीक है, ये नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस क्या हो सकता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस। हम क्या कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि हम कोई भी चीज क्या कर दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम फोकस कर रही है या हम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उसको वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम बना रहा है और उस पर रिसर्च करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन इंटीग्रेशन विद रिसर्चर्स पीयर्स एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स। अब क्या कर रहे हैं, इंसान जब उसको रिसर्च करना होता है या जब उसको प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी होती है तो वो अपने आसपास के लोगों से बातचीत करता है, अपने जो दोस्त होते हैं उनसे बात करता है, या अपने नर्सिंग स्टूडेंट से बात करता है कि क्या एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है, आपके हिसाब से कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं जिन पे हम क्या कर सकते हैं, अपना फोकस डाल सकते हैं। ठीक है, जब आप 7th सेमेस्टर में 8th सेमेस्टर में जाएंगे तब आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा, या खुद से आप स्टेटमेंट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे बहुत सारे लिटरेचर्स को पढ़ करके कि हाँ इस पर क्या किया जाना चाहिए, फोकस किया जाना चाहिए, या अपने खुद के प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, आप रख सकते हैं उसमें, जिससे आप क्या कर सके, उसको और भी अच्छे तरीके से डील कर सके। ठीक है, तो ये क्या है, इन रिसर्चर्स पीयर्स एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स ऑफन प्रोवाइड्स वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी फॉर जनरेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स। ये क्या करते हैं, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो प्रॉब्लम्स निकल के आती है और हमको पता चलता है कि कौन से एरिया में हम क्या कर सकते हैं, अपना फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोसाइटल ट्रेंड्स क्या है, रिसेंट चेंजिंग ट्रेंड्स इन द नर्सिंग प्रोफेशन एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स। जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत जल्दी से क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, और बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं।
बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, बहुत सारे सोशल मीडियाज हो गए हैं, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, तो वो बहुत तेजी से क्या कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, एग्जाम्पल में हमने क्या देखा है, ऑनलाइन टीचिंग ड्यूरिंग कोविड 19 लॉकडाउन, जो लॉकडाउन हमारा लगा था, लॉकडाउन कोविड 19 की वजह से उस टाइम पे बहुत सारी चीजें हमको क्या करी थी, प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था और ट्रेंड में चल रहा था। ट्रेंड में क्या चल रहा था, ऑनलाइन पढ़ाई तभी से शुरू हुई, जो हमारी पीक होती है, जो हमारी ऑनलाइन की जो एजुकेशन शुरू हुई, वो समझिए एक दौर था कि हमारे 2019 के बाद 2020 के बाद से हमने क्या किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना शुरू किया। हमको ये जरूरत महसूस हुई कि कोविड 19 पे लॉकडाउन लगा हुआ था और लोग फिजिकली तरीके से क्या नहीं हो पा रहे थे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो इसकी वजह से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अपना क्या किया, पैर पसारा, या उसमें कह सकते हैं कि उसने अपना डेवलपमेंट किया, वो क्या हो सकता है, सोसाइटल ट्रेंड, मतलब उस पर रिसर्च करने का ये प्रॉब्लम भी थी। बहुत सारे लोगों को हमारे ऑनलाइन जूम मीटिंग्स चलाने नहीं आ रहा था, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे उसको डील करना है, उन सब सारी चीजें से उसको वो करना पड़ा, प्रेशर झेलना पड़ा, ये सब सारी चीजें, ठीक है। तो ये सोसाइटल ट्रेंड था, मतलब ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन एजुकेशन, टीचिंग नहीं कह सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन देना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था और उस टाइम पे ट्रेंड्स बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिसर्चर एंड एक्सपर्ट पीयर इंटरेक्शन। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था कि किस तरीके से क्या कर सकता है इंसान, जो है रिसर्चर जो है वो अपने पीयर ग्रुप, मतलब होता है कि जो हमारे समकक्ष होते हैं, मतलब जो हमारे एज में सेम होते हैं, या हमारे साथ जो कलीग होते हैं उनको हम पीयर्स बोलते हैं, या हमारे सिबलिंग्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा रिसर्चर एंड एक्सपर्ट पीयर इंटरेक्शन, क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर सर्व एज मेंटोर्स एंड शेयर देयर नॉलेज विद बिगिनर रिसर्चर इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च टॉपिक्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, जो हमारे बिगिनर्स होते हैं, जो हमारा रिसर्च करना चाहता है इंसान, जैसे हमारे गाइड हो गए, वो हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स को क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे आप नर्सिंग के स्टूडेंट होंगे तो आपको उसके लिए गाइड मिलेंगे, जब आप क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सिलेक्ट करने जाएंगे, तो उस टाइम पे आपको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, आप अपना एरिया ऑफ कंसर्न बताएंगे, वो कुछ चीजें आपको बताएंगे, तो जो आपको चीजें सही लगेंगी उसमें आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढूंढेंगे। नेक्स्ट है लिटरेचर रिव्यू, क्या करेंगे लिटरेचर रिव्यू में, द रिसर्च टॉपिक एंड पोटेंशियल रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी आइडेंटिफाइड बाई रिव्यूइंग ए वैरायटी ऑफ नर्सिंग पब्लिकेशन। देखिए अब हम लोग बहुत सारी चीजों को क्या करेंगे, एक साथ लाएंगे, नर्सिंग पब्लिकेशन, बहुत सारी बुक्स हो गई, बहुत सारे लेख हो गए, बहुत सारे उपन्यास हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई, उसमें से हम क्या निकालेंगे, अपनी अच्छी चीजों को निकालेंगे और उसमें रिसर्च प्रॉब्लम्स को क्या करने का काम करेंगे, सेलेक्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल एक्सपीरियंस, इंसान किस तरीके से अपना खुद का एक्सपीरियंस अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढूंढने में कर रहा है, क्या है ये, एवरीडे एक्सपीरियंस कैन गिव राइज टू वर्थवाइल प्रॉब्लम्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, थिंक क्रिटिकली अबाउट योर ओन एक्सपीरियंस एंड आर फ्रस्ट्रेशन विद एन इशू फेसिंग। जो इंसान क्या कर रहा है, इशू फेस कर रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो इंसान बहुत अच्छे तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्या कर सकता है, ढूंढ सकता है। उसके साथ साथ क्या लिखा है, सोसाइटी, द कम्युनिटी, द नेबरहुड, और बहुत जैसे सोसाइटी में बहुत सारी चीजें चल रही है, उससे इंसान फ्रस्ट्रेट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको फोकस करनी पड़ रही है, जैसे हमारा वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, इस पे भी रिसर्च होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस पे कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, ओल्ड एज हो गए हमारे, ओल्ड एज को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये भी हमारा रिसर्च का टॉपिक हो सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं रोज, और हमारे नेबरहुड्स हो गए, किस तरीके से उनका अल्कोहल कंजप्शन हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, इन सब सारी चीजों पर हम क्या कर सकते हैं, अपना फोकस डाल सकते हैं, और ये रिसर्च की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसा इंसान क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस फील कर रहा है, जो डेली एक्टिविटीज में, दिनचर्या में वो रोज डेली एक्टिविटीज में देख रहा है, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस, ओल्ड एज में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इन सब सारे कंडीशंस को हम क्या बना सकते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ए गुड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम शुड सर्व एज ए गाइड टू द रिसर्चर इन द कोर्स ऑफ डिजाइनिंग द स्टडी। क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर हमारे पास पहुंच गया, या अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने खोज लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्टडी को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं।
प्रॉब्लम स्टेटमेंट खोजने का मतलब है नीड, रिक्वायरमेंट, ट्रेंड्स, इन सब से हम क्या बना सकते हैं, अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना सकते हैं। मतलब सोसाइटी की नीड क्या है, अभी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या ट्रेंड्स चल रहा है, ठीक है, इस पे हम फोकस करके क्या कर बना सकते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। और क्या है, ए वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम टिपिकली इंक्लूड्स 5 मेजर एलिमेंट्स। अभी हम लोग आगे चल करके देखेंगे कौन कौन से 5 मेजर एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, जिससे हमको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको पता चले। उसको डायरेक्ट याद रखना है, आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको आप लोग को पांचों पॉइंट्स को, एलिमेंट्स को याद रखना है कि एक रिसर्च प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो 5 कंपोनेंट्स जरूर होने चाहिए। जब आप कोई भी चीज प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार करें तो उसमें से खोजें कि हमारे पास वो पांचों एलिमेंट्स है कि नहीं है, ठीक। ये क्या था हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने क्या देखा, एक गुड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम शुड सर्व एज ए गाइड टू द रिसर्चर इन द कोर्स टू डिजाइनिंग स्टडी। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है वो डिजाइनिंग ऑफ द स्टडी के लिए क्या करता है, हेल्प करता है या गाइड करता है, किस तरीके का डिजाइन हमारे जैसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा वैसा रिसर्च डिजाइन होगा, वैसे हमारे टूल्स यूज होंगे, वैसे हमारा मेजरमेंट्स यूज होंगे, ठीक है, वैसे हमारे वेरिएबल्स होंगे, वैसे हमारे पॉपुलेशंस होंगे, वैसे हमारी हाइपोथेसिस होगी। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करने में हमको हेल्प मिल जाता है कि हम किस तरीके का रिसर्च डिजाइन यूज करने जा रहे हैं इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि 5 मेजर एलिमेंट्स हमारे पास होने चाहिए उस किसमें, हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। तो हम देखेंगे डायरेक्ट पॉइंट्स देखेंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग को पॉइंट्स देखना है कि कौन कौन से 5 मेजर पॉइंट्स हमारे कंपोनेंट्स होने चाहिए किसमें, हमारे रिसर्च प्रॉब्लम्स में, ठीक। क्या है, देखिए पहला तो पॉपुलेशन होना चाहिए, पहले हमारे पास पॉपुलेशन होना चाहिए, हम किसके ऊपर करने जा रहे हैं या हमारा जो कंसर्न है वो किस क्लासिफाई किया है हमने, किस मतलब फोकस हमारा किस चीज पे होना चाहिए, एनिमल है, ह्यूमन है, या कोई ग्रुप है, या कोई इवेंट है, या कोई हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, किसके ऊपर हमको फोकस करना है। पॉपुलेशन मतलब ये नहीं कि जनसंख्या, पॉपुलेशन मतलब हमारा कौन सा एरिया ऑफ कंसर्न है, हम किस पे ये रिसर्च क्या करने जा रहे हैं, फोकस करने जा रहे हैं, या हम कौन सा स्टडी उस पे करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरवेंशन, कौन सा इंटरवेंशन हम क्या करने जा रहे हैं, उस पे अप्लाई करने जा रहे हैं, किस तरीके का रिसर्च डिजाइन यूज करेंगे, किस तरीके से हम क्या करेंगे देखेंगे। और कंपैरिजन ग्रुप होता है कि हम एक दूसरे के वेरिएबल्स टाइप के होते हैं जो हम दो चीजों को क्या करते हैं एक दूसरे से मिला करके या डिफरेंस देख करके करते हैं कंपैरिजन ग्रुप, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है आउटकम्स, क्या आउटकम्स हमारा देखने को मिलेगा, क्या ये रिसर्च करने के बाद हमको आउटकम्स देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ क्या है टाइम पॉइंट, ऐसा नहीं है कि बैठे हुए 50 साल से रिसर्च कर रहे हैं, उसकी टाइमिंग होती है, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने, जो भी गिवन टाइम है, जिस तरीके से हमको रिसर्च करना होता है हम उस तरीके का रिसर्च प्रोवाइड करते हैं। जैसे 8th सेमेस्टर का बच्चा वो रिसर्च जब करेगा तो उसको रिसर्च हमको सबमिट करना है उसके डिग्री लेने से पहले, तभी तो रिसर्च का कोई वैल्यू होगा। नहीं तो हमने क्या किया 8th सेमेस्टर में उसको रिसर्च प्रॉब्लम दिया या उसने खुद सेलेक्ट किया तो वो 2 साल बाद लेकर के आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है। जैसे हमारे पीएचडी के स्कॉलर्स होते हैं 3 साल में देना होता है, जो भी है, ठीक है। मतलब उसका एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए कि हमको कितने दिन में इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये हमारे नर्सिंग में ज्यादा जरूरी होता है। जैसे मैंने 8th सेमेस्टर की बात की है, इनको अपनी रिसर्च क्या होती है सबमिट करनी होती है टाइम से, ठीक है, जिससे इसकी वैल्यूएशन क्या हो सके, इवेल्युएशन भी हो सके और इसकी वैल्यू पता चल सके, उसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम क्या कर सके, अप्लाई कर सके, जिससे पता तो चले इफेक्टिवनेस ऑफ द रिसर्च, ठीक। ये हमारे क्या हो गए 5 पॉइंट्स हो गए, याद करना है इसको, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स हो गए, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, इसको नोट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि जो हमारे मेजर एलिमेंट्स होते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के वो कौन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इंटरवेंशन हो गया, कंपैरिजन ग्रुप हो गया, आउटकम्स हो गया, टाइम पॉइंट हो गया। ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स होने ही होने चाहिए जब हम क्या कर रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, जिसको देखना है वो देख सकता है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स बना सकते हैं। इसको नोट करिए कि पॉपुलेशन क्या होता है, इंटरवेंशन क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है, टाइम पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे देखिए टाइम पॉइंट्स भी लिखा हुआ है आपके पास, कितने देर का होना चाहिए, ये सब सारी चीजें आप देखिए। इसमें जो चीज मैंने अभी समझाया है वही चीज इसमें लिखी हुई है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप अपने नोट्स में नोट कर रहे हैं तो उसको नोट करिए, ठीक।
नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलेंगे। पर्पज ऑफ द स्टेटमेंट प्रॉब्लम। अब देखिए क्या पर्पज होता है स्टेटमेंट का, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट का क्या पर्पज है। ऐसे नहीं उठा करके रिसर्च करने लगे, कुछ भी सोच में आया तो रिसर्च करने लगे। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं है तो हम उस चीज को क्या नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर सकते। तो क्या पर्पज हो सकता है, टू आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट ए सोल्यूशन और सिचुएशन। देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर हमारे पास आ गया तो हमको बहुत सारी अच्छी चीजें पता चल गई कि हम क्या कर सकते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने सोल्यूशन को और सिचुएशन को। कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाना है, जैसे हम लोग बार बार बोल रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस, अल्कोहल कंजप्शंस, ओएच कंजप्शंस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इतना छोटा नहीं होता है, वो उसका पूरा फॉर्मेट होता है, उसको हम लोग लिखते हैं। मतलब एक जो एरिया ऑफ कंसर्न है, दिस इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में अब स्ट्रेस मैनेजमेंट पता चल गया तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हम इसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे क्या सोल्यूशंस दे सकते हैं और कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस अराइज हो सकते हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्या करने के लिए, लेने के बाद। ये हमारा क्या हो गया, पर्पज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू जस्टिफाई द नीड फॉर द स्टडी। और क्या करता है स्टेटमेंट, बताता है हमको कि इस स्टडी का क्या नीड है हमारे सोसाइटी में, हमारे स्टडी में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे नर्सिंग में, हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ये देखिए बता रहा है टू जस्टिफाई द नीड फॉर द स्टडी। ये जस्टिफाई करता है हमारे नीड को, ठीक है, स्टडी को, बाई एक्सप्लेनिंग वाई द इशू इज इंपॉर्टेंट एंड वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग। क्यों ये जरूरी है इन्वेस्टिगेट करना, क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। विदाउट पर्पज हमारा कोई भी काम बेकार है। एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, एज ए नर्सिंग टीचर, हम लोग को ये पता होना चाहिए हमारा एरिया ऑफ कंसर्न क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको ये जस्टिफाई कराता है कि क्या इस स्टडी की नीड है कि नहीं है, और ये हमको किस तरीके से हेल्प कर सकता है कि नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू नैरो डाउन द ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया इनटू ए स्पेसिफिक इशू। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द ब्रॉड सब्जेक्ट, मतलब स्ट्रेस इज द ब्रॉड सब्जेक्ट, ठीक है, वो बहुत बड़ा इशू हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट एक छोटा है। मतलब स्ट्रेस तो बहुत बड़ा है, उसमें स्ट्रेसर्स, उसमें फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, बायोलॉजिकल, सब कुछ स्ट्रेस हो सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। लेकिन जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करेंगे तो अब हमारा फोकस किस पे हो गया, टोटल स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, स्ट्रेस को मैनेज करने का फोकस हो गया। तो जो ब्रॉड सब्जेक्ट था उसको हमने क्या कर दिया, नैरो कर दिया, नैरो करके हमने स्पेसिफिक इशू बना दिया। स्पेसिफिक इशू क्या हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। इंश्योरिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ द रिसर्च फोकस। अब ये हमको क्या कर देता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता है कि हमको किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा पर्पज हो गया। ये तीनों पर्पज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, तब हमको ये पता होना चाहिए कि हम ये तीन पर्पज उसको बता सके कि क्यों प्रॉब्लम स्टेटमेंट जरूरी है। वैसे तो रिसर्च किया जा सकता है, लेकिन विदाउट प्रॉब्लम, मतलब जब तक एरिया ऑफ कंसर्न नहीं पता, जब तक प्रॉब्लम नहीं पता है, जब तक स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है, तो हम एक ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड रिसर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, क्या है, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। कैसे करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, फॉर्मुलेट मतलब बनाना होता है, ये सबको पता है, इंग्लिश इसकी हिंदी पता है। फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो क्या है, डिफाइन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरिया। पहले क्या करना है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरिया को डिफाइन करना है। पहले तो एरिया ऑफ कंसर्न पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रिव्यू रेलिवेंट साइंटिफिक लिटरेचर। पहले उसके बाद हमको क्या करना है, स्टडी करनी है। स्टडी किसकी करनी है, लिटरेचर की स्टडी करनी है। जो हमारे पास प्रीवियस चीजें हैं उनकी स्टडी करनी है, उससे हम लोग को नॉलेज इकट्ठा करना है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है और उसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। एग्जामिन द प्रॉब्लम्स पोटेंशियल सिग्निफिकेंस टू नर्सिंग। अब ये भी हमको देखना है कि वो क्या हमारे नर्सिंग को हेल्प कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ऐसा कोई प्रॉब्लम जो हमारे नर्सिंग को ही हेल्प नहीं कर रहा है तो हम उस पर रिसर्च क्यों करें। मतलब एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, एज ए नर्सिंग टीचर, हम लोग को ये पता होना चाहिए ये हमारा रिसर्च जो हमारे नर्सिंग को हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बेहद जरूरी है, ठीक है। कुछ भी रिसर्च नहीं करना है, जो भी हेल्प हमारे नर्सिंग प्रैक्टिसेस को करेगा हम उस पर फोकस ज्यादा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिजिबिलिटी ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसमें हमारी क्या होनी चाहिए, जो इंटेलेक्चुअल पावर्स हमारी क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, और ये हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है।
प्रैक्टिकली क्या होनी चाहिए, साउंड करनी चाहिए। फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, अब हमको क्या करना है, इन सब सारी चीजों को करने के बाद अपने फाइनल स्टेटमेंट को क्या कर देना है, फॉर्मुलेट कर देना है। बहुत आसान होता है जब हम रिसर्च प्रॉब्लम अपनी लेते हैं। पहले तो हमको अपने खुद के प्रॉब्लम पता होते हैं, उस पर हम फोकस करना चाहते हैं, हम उस टॉपिक्स को लेना चाहते हैं जिस पे हम फोकस करना चाहें, या हम जिन चीजों को सही करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उस पे हम लोग क्या करें, रिसर्च करें। ये सबसे अच्छा टॉपिक होता है कि हम जो पर्सनल एक्सपीरियंस किए हैं, हम चाहते हैं कि इस पर क्या किया जाना चाहिए, रिसर्च किया जाना चाहिए। नहीं रिसर्च तो स्टडी तो की जानी चाहिए, या हम इस पर थोड़ी सी अपनी क्या कर सके, नॉलेज दे सके, या हम इंफॉर्मेशन दे सके जिससे उसको क्या किया सके, थोड़ा इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो रहे हैं। ठीक है, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर, कंसाइज, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंट टेंस। ठीक है, कहने का मतलब है जो ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। ठीक है, उस रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज्यादा कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज का मतलब वो बहुत छोटा होना चाहिए, और हम जब किसी को, जैसे रिसर्च प्रॉब्लम ले लिया हमने और हम उसको समझा ही नहीं पा रहे हैं, और हमको समझाना हो रहा है तो हम 2 घंटे हमको लग जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स को कंसाइज करना है, जिससे हम किसी को क्या कर सके, उसके बारे में बहुत जल्दी क्या कर सके, नॉलेज प्रोवाइड कर सके, या हम उसको बता सके कि दिस इज द एरिया ऑफ कंसर्न, या प्रॉब्लम एरिया हमारा है जिसपे हम क्या करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, और हम इसको ठीक करना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, या हम इसमें ये टूल ऐड करना चाहते हैं जिससे हम क्या कर सके, इसको इनहेंस कर सके। नेक्स्ट, research objectives should be closely related to a statement of the problem and summarize what the researcher hopes will be achieved by the study। बेसिक सी बात है, अगर रिसर्च प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट किया है तो उसका ऑब्जेक्टिव उसके इर्द गिर्द ही होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमने रिसर्च प्रॉब्लम स्ट्रेस मैनेजमेंट शो किया है और हम बता रहे हैं कि एनुलाइजेशन करना कैसे है, तो ये क्या है, उसके रेलिवेंट नहीं है ना। रिलेटेड टू स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट के रिलेटेड होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव। हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और वो उसको क्या कर सके, क्लियरिफाई कर सके, जस्टिफाई कर सके कि हमारा क्या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, दिस इज द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, क्या पर्पज है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव क्यों लेना है। हम बहुत सारे चीजों को बात करते हैं, पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके क्या होने चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि व्हाई ऑब्जेक्टिव इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक, तो क्या है पर्पज, डिफाइन द फोकस ऑफ स्टडी। पहले तो वो क्या करता है, डिफाइन करता है फोकस ऑफ द स्टडी को। फोकस ऑफ द स्टडी मतलब किस पे फोकस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन फोकस किसके ऊपर है वो देखने वाली बात हो जाती है। क्लियरली आइडेंटिफाई द वेरिएबल टू बी मेजर्ड, और क्या करता है, हमको ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स, अभी आगे चल करके हम लोग को देखना है व्हाट इज द वेरिएबल्स, जो बहुत सारे भिन्न भिन्न चीजों में क्या करता है, हमको कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है या उसमें विभिन्नता बताता है, दिस इज द वेरिएबल्स। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, इंडिकेट वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व, और हमको क्या बताता है कि कौन कौन से स्टेप्स हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इस्टेब्लिश द लिमिट ऑफ द स्टडी, और हमको ये भी बताता है कि कितनी हमारी लिमिटेशंस होनी चाहिए, या हम कितना एथिकल कंसीडरेशन भी इसमें हो सकता है, या हमारी जो टूल्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, उनको किस तरीके से हम इसमें यूज कर सकते हैं, या हम किस हद तक इस स्टडी को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अवॉइड द कलेक्शन ऑफ एनी डाटा दैट इज नॉट नेसेसरी, और हमको ऑब्जेक्टिव्स ये भी बताता है कि जिन डाटा की हमको जरूरत नहीं है उस डाटा को हम लेंगे नहीं। बेसिक सी बात है, अगर हमको कोई चीज नेसेसरी नहीं है तो हम उसको ऐड ऑन नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा रिसर्च क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा टफ हो सकता है। ठीक, ये पर्पज हो सकते हैं किसके, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के। ठीक है, क्या उद्देश्य होते हैं और क्या उसका महत्व है जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का। ठीक, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। वैसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से बता दिया कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, तो क्या है, कंक्रीट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट द रिसर्च इज ट्राइंग टू अचीव, क्या अचीव करना चाहता है, उसके बाद क्या है, अचीव्ड बाय अंडरटेकिंग द रिसर्च। ठीक है, ग्राउंडेड इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ग्राउंडेड होना चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर के। उसके बाद क्या है, प्रेजेंटेड क्लियरली एंड कंसीजली, लॉजिकली एंड लिंक्ड कॉन्सेप्चुअली, ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से हमारा कॉन्सेप्चुअलाइज होना चाहिए वो। उसके साथ साथ और लिखा है, क्लियरली फ्रेज्ड इन ऑपरेशनल टर्म्स, अटेनेबल विद द एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम एंड अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर द स्टडी। ये सब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के। इसको क्या करना है, अपना स्क्रीनशॉट लेना है और उसके नोट्स में ऐड ऑन कर लेना है। इतना ज्यादा रिसर्च ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं,
व्हाट इज रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के क्या हमारे पर्पज है, ये हमको पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है तो आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट आउट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं तो बहुत ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, रिसर्च वेरिएबल्स। व्हाट इज रिसर्च वेरिएबल्स, क्या होते हैं रिसर्च वेरिएबल्स। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं रिसर्च वेरिएबल से कि रिसर्च वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब सारी चीजों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या है रिसर्च वेरिएबल्स, ए वेरिएबल इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट चेंज इन वैल्यू। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जो क्या होता है, वेरिएबल डिफाइंड एज एनीथिंग दैट चेंज इन वैल्यू, जो वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, दिस इज द वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल टेक आर 2 or more वैल्यूज। ठीक है, वेरिएबल्स जब नाम आ गया तो इसका मतलब कि एक या दो से अधिक वहां पे क्या चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, पॉपुलेशन प्रेजेंट है, जो भी चीजें प्रेजेंट है। ठीक, और क्या है, ए वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक दैट कैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। या पर्सन टू पर्सन की बात हुई है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इवेंट टू इवेंट भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वेरिएबल्स ऐसी विभिन्न चीजें होती हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक चीजें होती हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। ये हमारा पर्सन टू पर्सन इसलिए लिया जाता है क्योंकि ज्यादातर रिसर्च हम जब नर्सिंग एज ए नर्सिंग स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, पर्सन के ऊपर ही करना पसंद करते हैं। ठीक, दिस इज द वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रिसर्च वेरिएबल्स। तो क्या है हमारे रिसर्च वेरिएबल्स, रिसर्च वेरिएबल्स बेस्ड ऑन लेवल ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के हिसाब से हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए, एक क्वांटिटेटिव हो गया, एक क्वालिटेटिव हो गया। किसके, मेजरमेंट के हिसाब से। आगे चल करके हम लोग पर्पज के हिसाब से भी देखेंगे। तो इंटेंसिटी के हिसाब से बहुत सारे वेरिएबल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, विभिन्न चीजें जो होती हैं, दिस इज द वेरिएबल्स, जो एक दूसरे से क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, उनसे हम कंप्रोमाइज करते हैं। ठीक है, क्या है हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, क्या कहलाएगा, ए वेरिएबल दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन नंबर। नंबर में एक्सप्रेस किया जाने वाला चीज क्या है, क्वांटिटिव, क्वांटिटिव, क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव इज द इंटेलेक्चुअल, क्वांटिटिव इज द नंबर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक, इसमें भी दो टाइप्स के हैं, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है। फिक्स्ड गैप बिटवीन पॉसिबल वैल्यूज, क्या कर रहे हैं, पॉसिबल वैल्यूज के बीच में जो गैप है वो क्या है, फिक्स्ड है। उसके साथ साथ क्या है, कंटिन्यूअस में क्या है, नो गैप बिटवीन पॉसिबल वैल्यूज, जो हमारे गैप है वो दोनों के बीच में, उनमें कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है। डायरेक्ट याद करना है, मेजरमेंट के हिसाब से दो वेरिएबल्स हमारे पास हो गए, एक क्या हो गया हमारा क्वांटिटेटिव हो गया, एक क्वालिटेटिव हो गया। क्वांटिटिव में हमारे पास दो आ गए, एक डिस्क्रीट आ गया और एक कंटिन्यूअस आ गया। फिक्स्ड गैप बिटवीन पॉसिबल वैल्यूज, नो गैप बिटवीन पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, जो पॉसिबल वैल्यूज है उनमें कोई भी प्रकार का गैप नहीं है या उसमें फिक्स्ड गैप है, दिस इज द डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, पहला क्या हो गया, मेजरमेंट के हिसाब से पहला उसमें क्वांटिटेटिव हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, क्वालिटेटिव। What is qualitative? Numbers are used merely to represent labels are categorized of a variable. क्या है, ordered में क्या है, arrange in ascending descending order by magnitude, जो उसकी क्षमता है या उसका जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से क्या बता रहे हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, पेन में क्या लिखा हुआ है, पेन इज द हेडिंग हो गया माइल्ड मॉडरेट सीवियर। पेन कैसा हो गया, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ये कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, डिसेंडिंग में क्या कर सकते हैं, सीवियर मॉडरेट माइल्ड कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्या है, ऑर्डर्ड फॉर्म में है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर। कौन, पेन। ये वेरिएबल्स ही तो है, दोनों अलग अलग, तीनों अलग अलग चीजें हैं कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अनऑर्डर्ड। नंबर्स आर मेयरली यूज्ड टू कैटेगराइज द डाटा। ठीक है, क्या है, मेल फीमेल, स्किन कलर, फेयर, ये सब सारी चीजें हमारी क्या हो गई, अनऑर्डर्ड हो गई, मतलब इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। मेल फीमेल, स्किन कलर, फेयर, ये क्या है, यहाँ पे देखिए माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ये एक मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी क्षमता के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ठीक, ये हमारा क्या, ये क्या है, रिसर्च वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होता है, उसमें हम लोगों ने मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखा, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर तरीके से देखा कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, क्या है हमारे पास, रिसर्च वेरिएबल बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्पज। ठीक है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जब हमसे लिखने के लिए आता है तो 2 नंबर्स में या
बहुत ज्यादा 5 नंबर में हमसे पूछा जाता है, इससे ज्यादा बड़े क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाते हैं कि किस तरीके से क्या होते हैं रिसर्च वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं और क्या होते हैं रिसर्च वेरिएबल्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिसर्च वेरिएबल बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्पज, कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्पज के आधार पे हमारे पास कितने प्रकार के हो गए। पहला क्या है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दो तरीके के होते हैं, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हमारा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कॉजेज हो सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे क्या हो सकते हैं इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्या है बट द वेरिएबल दैट चेंज इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल आउटकम। सिंपल सा कहने का मतलब है जो हमारे पास क्या हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्पज के हिसाब से दो तरीके के होते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट को डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि वो कॉज होते हैं और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है वो इफेक्ट होता है, मतलब उस कॉज जो कॉज मतलब जो कारण हो सकते हैं या हमारा जो इफेक्ट है वो क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ये हमारा क्या हो गया पर्पज और कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। हमने मैग्नीट्यूड भी देखा, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस, बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेकिन हमको दो तरीके के ज्यादा हाइपोथेसिस पढ़ने होते हैं, एक तो हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस है, एक हमारा नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज हाइपोथेसिस। तो क्या है हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस में हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट, टेंटेटिव स्टेटमेंट मतलब प्रिडिक्टेबल स्टेटमेंट, हम मतलब ये प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये हमारा अजम्पशंस है। और क्या है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में हम क्या बनाते हैं रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं और उसको देखते हैं कि टेंटेटिव स्टेटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक एजम्पशंस प्रोवाइड करते हैं उसको, ठीक। उसके साथ साथ क्या है इट इज ए स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रिडिक्शंस अबाउट व्हाट रिसर्चर एक्सेप्ट टू हैपन इन स्टडी। मतलब देखिए सबसे आसान अगर कोई लिखा हुआ है तो ये नीचे वाली लाइन लिखी हुई है, इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि इट इज ए स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शंस है क्या इंसान चाह रहा है, क्या रिसर्चर इस स्टडी से चाह रहा है कि हमको ये चीज क्या हो जाए प्राप्त हो जाए, या क्या अनुमान लगा रहा है वो किस चीज को क्या कर सके प्राप्त कर सके, ठीक। दिस इज द रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक। हाइपोथेसिस टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, प्रिडिक्शन होता है कि वो रिसर्चर क्या आउटकम चाहता है इस रिसर्च स्टडी से, बस इतना ही रिसर्च हाइपोथेसिस में पूछा जाता है और इतना ही हम लोग को रिसर्च हाइपोथेसिस में लिखना भी होता है। आगे चल करके हम लोग और रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत बड़े क्वेश्चंस हमारे रिसर्च हाइपोथेसिस में नहीं आते, लेकिन जब हम रिसर्च स्टडी करते हैं या रिसर्च हम अपना बनाते हैं तब उस टाइम पे हाइपोथेसिस हमारा मेंशन होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं हाइपोथेसिस के। पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस से भी हम क्या कर सकते हैं टेंटेटिव प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ठीक है, कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस स्टडी से हमको ये चीज प्राप्त होगी, ठीक। और उसके साथ क्या है इमेजिनेशन एंड थिंकिंग, और हम क्या कर सकते हैं इमेजिनेशन एंड थिंकिंग से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि इस स्टडी से ये सारी चीजें अचीव हो सकती हैं, ठीक है। जैसे बार बार स्ट्रेस मैनेजमेंट की ही बात हो रही है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की ही बात करेंगे, ज्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इसमें हम लोग क्या नहीं करेंगे ऐड आउट नहीं करेंगे। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन मतलब अब स्टडी पढ़ी है उसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा है और उसने क्या किया है बहुत सारे पॉपुलेशंस को देखा और उस किस तरीके की प्रॉब्लम्स उसमें देखने को मिल रही है उसने क्या किया उसमें देखा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी बहुत सारी थ्योरीज हमारे पास है, जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम लोग देखते हैं तो उस तरीके से साइंटिफिक थ्योरी उसको देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ क्या है हमारा कल्चर हो सकता है, ट्रेडिशन हो सकता है, कस्टम्स हो सकते हैं, बिलीफ्स हो सकते हैं, इन सब से भी हम क्या कर सकते हैं हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हैं मेंटेन कर सकते हैं, क्या वो कल्चर हमको अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सब सारी चीजों की बात हम करेंगे आगे चल करके, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस रिसर्च एंड लिटरेचर, और हम इस पे क्या कर सकते हैं प्रीवियस रिसर्च भी पढ़ सकते हैं और उसके लिटरेचर भी पढ़ करके हम क्या कर सकते हैं हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, या वो हमारे लिए स्रोत होता है हाइपोथेसिस को क्या करने का मेंटेन करने का, ठीक। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, पावर ऑफ प्रिडिक्शन। ये क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पावर ऑफ प्रिडिक्शन, इसमें क्षमता होती है प्रिडिक्शन करने की, ठीक है, प्रिडिक्ट करने की बताने की। उसके साथ साथ क्या है ये टेस्टेबल होता है, कंसिस्टेंट विद एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, ये हमको क्या कराता है कंसिस्टेंट विद एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, जो हमारा बॉडी ऑफ नॉलेज है प्रेजेंट टाइम में उसमें क्या करेगा एग्जिस्ट कराएगा। उसके साथ साथ क्या है सिंपल एंड कंसाइज होना चाहिए,
ठीक है। हाइपोथेसिस हमारा कंसाइज ही होना चाहिए, क्योंकि हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, हम बता रहे हैं। अगर हम किसी को बताना चाहे, जैसे हमसे कोई पूछता है कि आपके इस रिसर्च स्टडी का क्या हाइपोथेसिस है, या क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो हम क्या बता सकते हैं, या आप इससे क्या अचीव करना चाहते हैं, तो वो कंसाइज होना चाहिए। जैसे टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, जिससे जैसे हमारा कोई केस स्टडी है या हम कोई चीज पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे ही हमसे कोई पूछे हम उसको क्या कर सके, एक्सप्लेन आउट कर सकें। ठीक। नेक्स्ट क्या है, रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम्स। और कैसा होना चाहिए, प्रॉब्लम से रेलिवेंट होना चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो उसी से रेलिवेंट हमारा हाइपोथेसिस होना चाहिए कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो स्ट्रेस से क्या रहे, दूर रहे। दिस इज द हाइपोथेसिस ना, हम किसी चीज को अचीव करना चाह रहे हैं, तो यही तो एजम्पशंस करेंगे कि वो चीज क्या हो जाए, ठीक हो जाए। और क्या हमारे साथ स्पेसिफिक होना चाहिए, रेलिवेंट टू अवेलेबल टेक्निक्स। और क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए अवेलेबल टेक्निक्स से। जो टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं अपने स्टडी में, उससे क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, उससे रिलाई करते हुए रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं, आप लोग इसको सिर्फ नोट करेंगे और सिर्फ इसका हेडिंग्स याद करेंगे, बहुत ज्यादा आप लोग को याद हो नहीं पाएगा। और हमारे नर्सिंग रिसर्च में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है। जब हम हायर स्टडी कर रहे होते हैं या जब हम हायर रिसर्च कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए इतनी सारी चीजें जरूरी होती है। अगर मैं चाहूं तो आपके दो टाइप्स हो जाएंगे, रिसर्च हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। H1 बोलते हैं और H0 बोलते हैं। अगर हम दो भी लिख देंगे अपने रिसर्च में, जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा हाइपोथेसिस का, तो नल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस, H1 H0 बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए इतना ही होता है, अगर हम एज ए नर्सिंग स्टूडेंट जाने। बाकी आप लोगों के पास लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत ज्यादा आपके लिए टफ हो जाएगा, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है, तो इसीलिए आप चाहें तो इनके हेडिंग्स को क्या कर सकते हैं, नोट आउट कर सकते हैं। तो क्या है हमारा statistical hypothesis, it is a statement made by the research can be tested using statistical methods। अब स्टैट्स हमने पढ़ा नहीं है, तो हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स अभी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सब सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ नोट कर सकते हैं कि क्या होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। आप अगर चाहें तो रिसर्च हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस, H1 H0 ही हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। जब हम रिसर्च स्टडी कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी हमको दो ही चीज लिखनी होती है, एक नल हाइपोथेसिस, एक रिसर्च हाइपोथेसिस। बाकी स्टैट्स जब हम पढ़ लेंगे तब हमको पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको चाहे तो नोट करिए। Statistical hypothesis, research uses statistical tests to analyze sample data and determine whether the null hypothesis should be rejected in favor of the alternative hypothesis। अब आपके पास stats है ही नहीं, what is statistics क्या होता है, तो हम इसको ज्यादा डीप में ले जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या था, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अपने कॉपी में नोट करेंगे कि कितने टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। देखिए, हो सकता है आप लोग को तैयार हो जाए डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक, 4 नंबर, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड टू आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। स्मोकिंग एंड अल्कोहल लीड टू कैंसर, टेंशन, चेस्ट इन्फेक्शन। क्या कर रहा है हाइपोथेसिस, क्या बना रहा है, हमने देखिए ये थोड़ा सा आसान है, आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें लिख दिया गया है कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल लीड टू कैंसर। हमको ये पता होता है कि क्या हमारा हाइपोथेसिस बन सकता है, हमको पहले से ही पता है कि अल्कोहल और स्मोकिंग क्या कर सकता है, कैंसर को लीड कर सकता है। उसके साथ साथ और क्या कर सकता है, टेंशन और चेस्ट इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटेड हाइपोथेसिस। देख लीजिए, इट शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स दैट अकर्स। ठीक, ये हमारा ओवरऑल क्या था, सेकेंड यूनिट के बारे में डिस्कशन था कि हम लोगों ने किस तरीके से रिसर्च प्रॉब्लम्स या रिसर्च ऑब्जेक्टिव या हाइपोथेसिस या वेरिएबल्स कैसे कैसे हम लोग को डील करना। नेक्स्ट हम लोग थर्ड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।